हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। तो हम आर ओ का जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2023 बेसिकली जो दो 11 फरवरी 2024 को पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया था बाद में लीक होने की वजह से। तो उस पेपर का सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमें बचे हुए 90 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। तो थोड़ी स्पीड हम ज़्यादा रखेंगे इसकी, जल्दी जल्दी बताएंगे और जितना आवश्यक होगा उतनी की डिटेल्स आपको मिलेंगी, भले ही कितना भी टाइम लग जाए, ठीक। और जो आवश्यक नहीं होगा उसके केवल आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक। चैनल का नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी सेम नाम है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। उससे आप जा कर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और बाकी और कई चीज़ें हम उस पर शेयर करते रहते हैं। तो ये सबके लिए है, यूपीएससी वालों के लिए भी, आर ओ वालों के लिए भी, और जो यूपी पीसीएस या बेसिकली अब हम बीपीएससी के लिए कुछ नहीं करें तो यूपी पीसीएस तक ही रखते हैं, ठीक। और एथिक्स की जो क्लासेस हैं वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि अभी मैं आर ओ की कुछ पेपर्स पे लगा हुआ हूँ। तो उसके बाद एथिक्स क्लासेस मिलेंगी आपको, जो भी वीडियोज़ में बता रहा हूँ आपको मिलेंगे। वो थोड़ा टाइम लग जाएगा मिलने में, क्योंकि वो सारा काम खुद ही मुझे करना पड़ता है, तो टाइम तो लगेगा, ठीक। डेली बेसिस पे वीडियोज़ भी मिलना आपको थोड़ा इतना आसान है नहीं, क्योंकि बेसिकली हर एक चीज़ समय लेती है, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है 15 बल्ब ईच ऑफ 200 वॉट कैपेसिटी इन सिल्कियारा टनल। सिल्कियारा टनल टनल कहाँ पे बनी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। क्योंकि ये आपका कहीं भी पूछा पूछा जा सकता है, ठीक। कभी भी सपोज करो कि मान लो आप सोच रहे हो कि नहीं करंट में नहीं है तो क्यों पूछेगा, उसने ऐसे दे दिया सिल्कियारा टनल, अटल टनल, और कुछ ऐसे 4 ऑप्शंस दे दिए कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं या किससे किससे मतलब कौन कौन से रीजन को ये कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ना हो। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि सिल्कियारा टनल कहाँ पे बनी हुई है, ठीक। तो कह रहा सिल्कियारा टनल आर इल्यूमिनेटेड कंटिन्यूअसली फॉर 24 आवर्स, द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी। देखो ये साइंस की क्वेश्चन है, ऐसे में करवाता तो नहीं, लेकिन देखो सिंपल सा है। कुछ आपको मैथ नहीं लगाना है। अगर आपके यहाँ आपने बिजली का कनेक्शन ले रखा है, मीटर लगा हुआ, तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए 200 वाट का एक बल्ब है, 15 बल्ब लगे हुए हैं, 15 से मल्टीप्लाई करिए 300 वाट हो जाता है। थोड़ी सी आपने साइंस पढ़ी है, अगर पावर में अगर 1000 वाट है तो इसका मतलब 1 किलोवाट होता है। और 1 किलोवाट का जो आपका जब 1 किलोवाट चल जाता है तो उसको यूनिट में रख दिया जाता है, 1 यूनिट हो जाती है, ठीक। तो अगर 3 यूनिट एक बल्ब 1 घंटे में, मतलब 1 किलोवाट पर किलो, इतने किलोवाट पर घंटा की वो होता है ना जो पावर होती है उसका, पी इज इक्वल टू समथिंग 1000 किलोवाट पर आवर होता है, ठीक। तो इसको 1 यूनिट कह दिया जाता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कराइए, 3000 वाट आ रहा है मतलब 3 यूनिट, ठीक। और 24 घंटे अगर चल रहा है तो 72 यूनिट, ठीक। आपका आंसर ये बन गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब मैंने आपको स्लेव डायनेस्टी से लेके बेसिकली दिल्ली सल्तनत वन का पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था मुगल। अब मुगल में कौन कौन से आते हैं, तो वो आपने सब आपने पढ़ ही रखा होगा, क्योंकि मुगल इतने मतलब आप बेसिकली चैप्टर में मेजॉरिटी इन्हीं की होती है, ठीक। तो आप उनको कवर करके रखते हैं। अगर नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक। बाबर, उसके बाद कौन आया था, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब इनके बाद प्रॉब्लम होती। जैसे औरंगजेब आया 1707 में, इसकी डेथ हो गई, ठीक। अब ये हुआ कि आगे राजा कौन बनेगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हुआ, तो थोड़े थोड़े टाइम तक अलग अलग राजा रहे। लेकिन देखो कैसे होता है, जो मेजर, जो कुछ टाइम तक जिन्होंने शासन किया ना, जो पॉपुलर किंग्स थे उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे कुछ करके आप उन्हें याद कर सकते हो, ठीक। बी फॉर बी ए का मतलब बजाओ एफएम सब लोग, ठीक। ऐसा कुछ करके आप याद कर सकते हो। मैं तो ऐसे कुछ याद किया था कि बाजा एफएम शाह, ठीक। ऐसे करके आप याद कर लो। वी फॉर बहादुर शाह। ये थे आपके 1707 से 12 तक, ठीक। 1707 से 1712 जहांदर शाह, 12 से 13 तक। उसके बाद आपके आए फ़र्रुखसियार, ठीक। अच्छा ये आपकी बोलता हूँ, इससे आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगता कि नेगेटिव टोन में ले जाते हो आप? ऐसा नहीं है, बस मैं ऐसे बोलता हूँ तो ये, नहीं तो आप कहोगे तो मैं चेंज कर लूँगा, सॉरी, ठीक। तो फ़र्रुखसियार कब आए थे? 1713 से 19 तक, ठीक। उसके बाद कौन आते हैं? मोहम्मद शाह। कैसे मैंने बोला था, BAJAFMSAB, ठीक। तो मोहम्मद शाह, ठीक। अब इनके और नाम हैं, बड़े नाम हैं, तो आप मोहम्मद शाह जा करके सर्च करके और भी नाम उनके जो होते हैं, क्योंकि क्या है ना, देखो मोहम्मद शाह को रंगीला भी आप कहते हो, ठीक। मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता है। तो जितनी डिटेल्स मुझसे हो सकती है मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आपको, ठीक। अब मोहम्मद शाह का क्या था कि इन्होंने सैयद ब्रदर्स की हेल्प से, जो किंग मेकर्स थे उनकी हेल्प से फ़र्रुखसियार की
को किल करवा दिया, ठीक है। और बाद में इनको लगा, अभी क्वेश्चन में आया था ना पहले, कल जो मैंने आपको पहले पार्ट में पढ़ाया था, तो इन्होंने सैयद ब्रदर्स की हेल्प से उन्हें फर्रुखसियार के को किसी तरीके से मरवा दिया, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, इन्हें डर आ गया कि अब क्या कर सकते हैं। अब अगर मैंने फर्रुखसियार को मरवा दिया तो ये कल कोई और राजा बनना चाहे तो हमें मरवा सकता है। तो फिर निजाम उल मुल्क और बाकी लोगों की हेल्प से इन्होंने सैयद ब्रदर को किल करवा दिया, ठीक। तो ये होता है, ठीक। अब उसके बाद आपका फर्रुखसियार, फिर मोहम्मद शाह, उसके बाद ए बी ऐसे भी, ठीक, शाह आलम, ठीक, अकबर सेकंड, और लास्ट में आपके बहादुर शाह सेकंड, ठीक। वो जो 1857 रिवॉल्ट, ठीक, 1857 के रिवॉल्ट में जो थे, बाद में उनको रंगून भेज दिया गया, रंगून जेल था, ठीक। तो ये सब, अब इसको मैंने आपको एक क्रोनोलॉजी बता दी, उसको आप नोट डाउन कर लो। इतना नॉलेज ठीक है यार, ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी के बारे में बहुत डीप नॉलेज रखें। बाकी हाँ, कुछ चीज़ें मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, जैसे जो आप नहीं पढ़ते हो बुक में। अभी देखो, सही एक आई थी सैयद डायनेस्टी, ठीक। उसके बाद अभी एक क्वेश्चन में आएगा, शायद आएगा आपको, जौनपुर डायनेस्टी, जिसको सरकी डायनेस्टी कहते हैं, ठीक, सरकी डायनेस्टी। तो ये जो आप बुक में नहीं पढ़ते हो ना, इतना मेजॉरिटी उसको कवर नहीं किया जाता चीज़ों को, उनको मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से। उनके लिए वीडियो आएगा आपके आर ओ की एग्ज़ाम से पहले, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यूपीएससी वालों को अगर लगता है अभी उड़ना चाहते हैं तो उड़ सकते हैं बिल्कुल से, ठीक। लेकिन आप पेपर अपना उठा के देखो, और पीवाईक्यू तो मैं खुद करवा ही रहा हूँ, उसमें आप जा करके देखते रहो, ठीक, कि कैसा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। क्रोनोलॉजी में आपको सेट करना है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी आप मेहनत करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी आसानी से, ठीक। अब इसकी बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आता है मर्चेंडाइज टर्नओवर। अब ये क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा टफ था उस टाइम के लिए, और हर किसी के लिए टफ है, ठीक। इतना आसान होता नहीं ऐसे क्वेश्चन को कर पाना। अब अगर आपको एक आध आता है, जैसे करंट रेशियो, करंट असेट, करंट लाइबिलिटी, तो बी का 1 है, देखो आंसर में कहीं ऐसा, अभी भी आप फंस गए हो, 2 ऑप्शन है इसमें दिए हुए। फिर आपको ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, एसी टेस्ट रेशियो तो थोड़ा मुश्किल होता है ना। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, तो देखो इसमें कहीं पे गुड्स नहीं लिखा, लेकिन आप यहाँ से उसको पकड़ के रख सकते हो। अगर आपको डी का 4 एंड ए का 1, सॉरी कौन सा था, बी का 1, अगर आपको पता है तो ये आंसर लगा सकते हो आप, ठीक। एसी टेस्ट रेशियो होता है कि लिक्विड एसेट प्लस करंट लाइबिलिटी, और ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड जो होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट, ठीक, इसका रेशियो जो होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साइड चलते हैं, वो कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर कैसा है प्रीएम्बल में, तो सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये होता है, ठीक। सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अच्छा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 3 वर्ड जोड़े गए थे, कौन कौन से, सेकुलर, सोशलिस्ट। अब सोच, ये देखो कभी कंफ्यूजन हो कि सोवरिन जोड़ा गया था कि नहीं, तो भाई सोवरिन का मतलब होता है सोवरेनिटी। अब आप दूसरी कंट्री से आज़ाद हो गए हो, आप कॉलोनिज्म की, जो कॉलोनाइज़ किया था बाहर की कंट्री ने, उससे आपने आज़ादी पा ली है, तो सोवरेन तो तुरंत तुरंत मेंशन हो जाएगा ना। तो इसको ये मत रखना कि बाद में ये दोनों, और प्लस में इंटेग्रिटी, ठीक, इंटेग्रिटी, ठीक। 3 वर्ड्स ऐसे थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पंचायती राज। द पंचायती राज समिति एंड जिला परिषद आर कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स तो गलत। दूसरा कह रहा है डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं, ये कह रहा है। और इसमें कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है, तो पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, अब ये अगर बताना पड़ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित, तो आपको पता है ना, प्रत्यक्ष तो नहीं होता ना, अप्रत्यक्ष तरीके से इनको किया जाता है। मिनिमम एज 21 ईयर, 18 नहीं होता है। इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एगमार्क क्या है, एगमार्क इज अ साइन ऑफ क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, बिल्कुल, एगमार्क एग्रीकल्चरल मार्क उसको कहते हैं, ठीक। फिर सर्टिफिकेट ऑफ एगमार्क इशूड बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई गलत है, डीएमआई करता है, ठीक। डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, डीएमआई, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक, ये करता है। तो कौन सा सही हुआ, कौन सा गलत हुआ, दूसरा गलत, पहला सही, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिफरेंस टू यूपी उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश इज डिवाइडेड 9 इकोनॉमिक रीजन्स, तो 9 इकोनॉमिक रीजन्स नहीं, 4 इकोनॉमिक रीजन्स हैं। उत्तर प्रदेश हैज़ 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, ठीक। अब इनके डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर है, ठीक, तो उनको बहुत डीप डिस्कशन करना कोई फायदा है नहीं। हाँ, ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन, मुरादाबाद इज रिनाउंड फॉर
कॉपर वर्क एंड हैज़ कार्व्ड अ नीश फॉर इटसेल्फ इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक, कह रहा है कि एक तो ये कॉपर वर्क यहाँ पे चलता है, तो ब्रास वर्क है। ठीक, अच्छा, ब्रास का क्या है कि मिक्स्ड होता है, कॉपर और बाकी जो मटेरियल्स होते हैं इसमें मिले होते हैं, तो ये ब्रास वर्क के लिए फेमस है। तो मुझे लगता है जहाँ तक इसको आप सही मान सकते हो, कॉपर और ब्रास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नहीं, जो ब्रास वर्क है ना उसमें भी मेजॉरली यही यूज होता है, कॉपर ही यूज होता है। ठीक, लेकिन कुछ भी आप बनाते हो तो कुछ ना कुछ तो मिक्स करना पड़ता है ना उसमें। बेसिकली जो गोल्ड की चेन बनती है उसमें भी कुछ केवल गोल्ड का ही नहीं होता है वो उसमें पता नहीं क्या गिन्नी वगैरह कहते हैं, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक, तो कुछ कुछ भी प्योर नहीं होता, प्योर मटेरियल से चीज़ें बन ही नहीं सकती हैं ना। तो क्योंकि उस क्या होता है, उसको उतना मजबूत बनाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें मिक्स करनी पड़ती हैं। ठीक, तो ब्रास वर्क को आप और कॉपर से रख सकते हो, मुझे लगता है कि, और कई लोगों ने इसको सही माना, तो मैं अपने हिसाब से इसको सही मानता हूँ। ठीक, अब इसको गलत मानने का और कोई कारण है नहीं और आंसर की हमारे पास है नहीं। तो दूसरा कह रहा है कि मुरादाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ द फर्स्ट एसईजेड इन नदर्न इंडिया डेवलप्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। सही है। पहला नदर्न इंडिया में बना था नोएडा, लेकिन कब बना था ये? पहला बना था नोएडा, और इसको बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1985 में। ठीक, तो अगर पहला पूछता है यूपी में तो 1985 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोएडा में बनाया था। ठीक, लेकिन अगर यूपी गवर्नमेंट ने कौन सा बनाया तो मुरादाबाद। ठीक, और सबसे पहला एसईजेड जोन कौन सा बना था तो इट वाज इन 1965 कांदला। कांदला, ठीक, कहाँ पे है ये? गुजरात में। ठीक, अब आपको पता ही होगा एसईजेड जोन कहाँ पे है और कितना फेमस है ये, तो बार बार पीवाईक्यू में आ चुका है, तो इसको आपको करने का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर इज नोन एज सरजे हिंद, सिराजे हिंद। ठीक, और जौनपुर वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग सरकी डायनेस्टी, सॉरी, हाँ, सरकी डायनेस्टी, SHARQI। ठीक, सरकी डायनेस्टी। तो जौनपुर वॉज नोन एज सिराज हिंद, ये भी सही है आपका, और एजुकेशनल सेंटर था, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, बस इसमें अगर थोड़ा बहुत और हम जानना चाहें तो क्या है कि सरकी डायनेस्टी जो थी उसको इस्टेब्लिश किसने किया था, अभी थोड़ी बहुत ले लेते हैं नॉलेज, बाद में हम कभी इस पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो जो सरकी डायनेस्टी को के फाउंडर थे ख्वाजा ए जहां मलिक सरवार। ठीक, ये थे तुगलक में जो तुगलक डायनेस्टी थे ना, तुगलक के मिनिस्टर थे। तुगलक डायनेस्टी में जो राजा हुआ करते थे लास्ट कौन से थे? फिरोज, फिरोज शाह तुगलक, तो उनमें मिनिस्टर थे, या बाद में उनके बाद में जो कोई भी आया हो। ठीक, और फेमस कौन है इनमें से, जैसे सर की डायनेस्टी में कौन फेमस राजा हुए थे? ठीक, कुछ कारण होता फेमस होने का, किसने डायनेस्टी को, देखो सपोज करो कोई भी किंगडम है या साम्राज्य है इतनी दूरी में फैला हुआ, आप उसको इतना बढ़ाओगे ना, तो भले ही उसको किसी और ने स्टेब्लिश किया था वो डायनेस्टी, लेकिन आप फेमस हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने उसको और ज़्यादा उसमें एरिया बढ़ा दिया। ठीक, इसलिए तो फेमस इसमें जो थे उनका नाम था इब्राहिम शाह सरकी। ठीक, SHARQI, ये फेमस थे। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा जितना हो सकेगा उतना हम बताएंगे। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर आपने कभी भी सुना हो, ये वैसे इसरो लॉन्च करता रहता है। ठीक, अलग अलग, तो और कोई भी देखो दो टाइप के रॉकेट होते हैं, एक तो इसरो लॉन्च करता है, और दूसरा जो मिसाइल्स होती हैं ना ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही वर्क करती हैं। क्योंकि आपको जितनी डिस्टेंस, अब कैसे फ्यूल उतना ही तो आएगा। अब छोटी अग्नि 1 1000 किलोमीटर, अग्नि 2 2000 किलोमीटर, तो उसमें फ्यूल भी तो ज़्यादा बड़ा, जैसे उसमें फ्यूल ज़्यादा डालना पड़ेगा, मिसाइल भी थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि फ्यूल के लिए स्पेस भी तो चाहिए, या फिर कुछ ऐसा आप यूज करें जो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चल सके, न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह, वो अभी इतना एडवांस हुआ नहीं है वर्ल्ड की ये सारी चीज़ें यूज कर पाए। ठीक, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कौन सा है? न्यूटन का सेकंड लॉ है, P=mv। ठीक, न्यूटन का सेकंड लॉ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी याद हैं साइंस की। रिगार्डिंग पंजाब मर्जर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो कह रहा है 29 मार्च 1849 द गवर्नर जनरल अनाउंस दैट द स्टेट ऑफ पंजाब हैज़ कम टू एन एंड। सही है। ऑल द टेरिटरीज ऑफ महाराजा दिलीप सिंह बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन एम्पायर। अभी ऑल देख के ऐसा नहीं कि गलत कर दो आप, जब राजा ही ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आ गया तो उसकी टेरिटरी भी तो आ ही जाएगी। तो ऑल द टेरिटरीज ऑफ महाराजा दिलीप सिंह, अच्छा देखो, मान लो कुछ एक एरिया नहीं आता ना, तो उसका ये मतलब नहीं है कि कैसे पता है कि आ गया था। वो जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें होती हैं
उससे जो न्यूली डेवलप्ड हो रही है ना, अभी है कि कोई वायरस ऐसा है, इसकी तो वैक्सीन बन ही नहीं सकती। अब ये डेवलपमेंटल फेज में है, इसको आप कह सकते हो सकता है बन जाए आज के 10 साल बाद, लेकिन ये तो हिस्ट्री है ना, इसमें जो वेल डॉक्यूमेंटेड चीज़ें उन्हीं को आप मानोगे। तो यहाँ पे ऑल वगैरह से मत जाना। हाँ, डेटा दिया है ये गलत है, कुछ 4-5 लाख था, ठीक। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि सीधा सीधा क्वेश्चन आप पढ़ लेना, कह रहा है कि 5 हॉरिजॉन्टल, 3, 4 एंड 5 वर्टिकल लाइंस आपको बनाने के बाद कितने स्क्वायर मिलेंगे, ठीक, जिसमें आपकी लेंथ एंड विड्थ दोनों सेम हो, ठीक। एक जैसे एक एक सपोज करो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब ऐसे का कैसे आपको पता चलेगा? 16 तो यही हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक। अब इसके बाद देखो 16 ये हो गए, 1 2 3, ऐसे बीच में आएगा 4 5 6, तो 9 ये हो गए, 16 प्लस 9 प्लस 3 को लेके आप बनाओगे 1 2 1 2, ठीक। तो कितने हो गए? 4 हो गए ये, 16 प्लस 9 प्लस 4 25 4 29 और एक ओवरऑल ये 30, आंसर इसका 30 है, ठीक। ये सब क्वेश्चन आसान है, आप खुद करो। ये क्वेश्चन तो करंट का है, तो उस टाइम का है, आप आज के हिसाब से आप देख लो करंट में ऐसा क्या आता है, वो आपको पढ़ना है, ठीक। इन रेफरेंस टू मंगलयान लॉन्च बाय इसरो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मार्स ऑर्बिटर मिशन। पर ये तो कहा ही जाता था। इट वॉज लॉन्च ऑन नवंबर 2013। तो हाँ, इसको नवंबर 2013 में ये मूवी भी आई थी, कौन सी? मिशन मंगलम ऐसे कुछ करके आई थी ना मूवी, वो अक्षय कुमार की, ठीक। तो उस मूवी के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत अगर ऐसे ना भी पता हो तो भी याद होना चाहिए। और एक ही अभी तक मार्स मिशन हुआ है इंडिया का, तो ये वैसे तो याद होना ही चाहिए आपको। ये सितंबर 2014 में वहाँ पे ऑर्बिटल में पहुँच गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कह रहा है आईटीसी मीन्स द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। दूसरा कह रहा है एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी विच मे बी एज अंडर टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई। तो जो जीरो रेटेड सप्लाई जिस पे कोई टैक्स लगा ही नहीं है, उस पे आपको क्रेडिट ऑन इनपुट टैक्स कैसे मिलेगा? अब आपको क्रेडिट ऑन इनपुट टैक्स मालूम होना चाहिए सबसे पहले। क्रेडिट ऑन इनपुट टैक्स क्या होता है? देखो, आप बल्क में कुछ खरीद रहे हो, ठीक। आपने कुछ 1000 रुपये 10,000 का मोबाइल खरीदा, उस पे 10% टैक्स है, पहले ही आपने 1000 वहाँ पे दे दिया, ठीक। अब आपने कुछ उसमें और वैल्यू एडिशन किया, वैल्यू एडिशन करने का मतलब क्या है कि आपने उसकी पैकेजिंग वगैरह प्लस में चार्जर और कुछ चीज़ें डाल दी, 11,000 हो गया, ठीक। अब 10% के रेट से उसका बना कितना? कुछ 110 रुपये, ठीक। 110 रुपये टैक्स बना ना। अब आपसे बाद में जब जीएसटी आपको देना पड़ेगा, तो आपने 100 रुपये ऑलरेडी दे रखा है टैक्स में। अब बाद में 110 नहीं देना है आपको, आपको देना कितना है? 10 रुपये। और सपोज करो आपका फ़ोन बिका ही नहीं, फिर आपने जीएसटी फाइल की, या ऐसे 10 फ़ोन लिए थे आपने, एक अभी भी आपके पास पड़ा है, पर आपने ऑलरेडी उसका टैक्स दे रखा है 100 रुपये, ठीक। और एक आपका बिका नहीं, 9 बिका है, उस पे आपने जो भी टैक्स था वो दे दिया 10 रुपये प्लस करके, और भी टैक्स जो आपके बाद में बने वो भी दे दिया। लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा है, मेरा मेरा 10 फ़ोन का आपने पहले ही 100 के हिसाब से 1000 तो दे रखा है ना। और आपके बनते कितने हैं? 110 के हिसाब से 1109, तो ये होगा आपका जीरो कुछ 19, नहीं नहीं, क्या बन रहा है? 9 एंड 9 990 बन रहा है ना। अभी भी 10 रुपये आपके गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा में पड़े हैं, तो वो होता है क्रेडिट ऑन इनपुट टैक्स। वो आपको वापस मिलेगा, जो आपने इनपुट ऑलरेडी कर रखा है उस पे आपको वो टैक्स वापस मिलना चाहिए ना, क्योंकि आपने तो जितना आपका जीएसटी बनता है उससे ज़्यादा दे दिया। तो गवर्नमेंट कहती है कि अकाउंट आपका होना चाहिए, उसमें हम आपका इनपुट करते रहेंगे, जो भी आपका क्रेडिट क्रेडिट मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा में आ जाएगा टैक्स वो। तो कह रहा है कि अब नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, तो ये तो ऐसे ही गलत है ना। तो उसके लिए जो टैक्सेबल सप्लाई है और पहला सही है। आप रजिस्टर होंगे तभी तो गवर्नमेंट को पता चलेगा ना। आप ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहे हैं और धीरे-धीरे बेसिकली चोरी करके आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जीएसटी नहीं देना चाहते, तो कहाँ से होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट पार्ट 3 ऑन फंडामेंटल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड अपॉन बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, राइट टू डाई इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो क्या है आर्टिकल 21 जो है, वेरियस जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं ना, उसके थ्रू इसको ब्रॉड कर दिया गया है। आप लक्ष्मीकांत की बुक में पढ़ोगे तो पीछे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक। लेकिन आप एक बार पढ़ो तो उसको, राइट टू डाई
इज अ फंडामेंटल राइट। इसका मतलब कोई भी डाई कर सकता है ना, इसमें ये नहीं, फंडामेंटल राइट कंडीशनल होता है, कुछ कंडीशंस लगती हैं फंडामेंटल राइट्स पे भी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मान के चलो कि कुछ 4-5% कंडीशन लगेंगी, 95% आप फ्री हो ये चीज़ें करने के लिए। तो 95% अगर लोग फ्री होंगे तो एक बात बताओ, सुसाइड करना भी तो राइट टू डाई ही होगा। आप सोच के बताओ, सुसाइड करना भी तो राइट टू डाई है। तो एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बोला था, केस का नाम था कॉमन कॉज केस 2018 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई रिफ्यूज करता है टेकिंग ट्रीटमेंट, मतलब उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, ठीक, हेल्थ उसकी बहुत ख़राब हो चुकी है और वो उसको पता है कि जो ट्रीटमेंट चल रही है मेरी, उससे ठीक होने वाला हूँ नहीं मैं। हाँ, यही है कि कुछ 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आगे बढ़ जाऊँगा, पर पेन इनको नहीं हो रहा, सामने वाले को जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, पेन मुझे हो रहा है। तो वो ये कह सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है कि अब मुझे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, अब मुझे एक डिग्निटी के साथ में एक लाइफ़ ऐसी चाहिए जिसमें मैं अब खुद से मर सकूँ, ठीक? डिग्निफाइड डेथ चाहिए, ठीक? ये कह सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि राइट टू डाई इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक? तो ये गलत हो गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट फेडरल, गलत। फंडामेंटल राइट कैन बी रिमूव्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ये 1973 में एक वर्डिक्ट आया था, ठीक? कौन-सा वो केस था वो, जिसपे बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था? बेसिक स्ट्रक्चर, उसको आप किसी भी तरीके से अमेंड नहीं कर सकते हैं, हटा रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक? केशवानंद भारती केस। अब देखो, ये कह रहा है कि फंडामेंटल राइट कैन बी रिमूव्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्ट हिंदी में देख पढ़ के देखो, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकार को हटाया जा सकता है। आर्टिकल 368 आपको 3 तरीके के प्रोविजंस देता है, कैसे-कैसे आप हटाएँगे। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं या कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसको आप सिंपल मेजॉरिटी से प्रेजेंट एंड वोटिंग के मेजॉरिटी हो जाए बस। एक होता है जो दूसरा कहता है कि आपको 2/3 मेजॉरिटी से पास कराना है। तीसरा कहता है 2/3 प्लस 1 एंड हाफ स्टेट्स, ठीक? सॉरी, हाफ ऑफ द स्टेट्स, टोटल स्टेट्स मतलब 28 स्टेट्स हैं, तो 14 स्टेट्स कम से कम उसको माने कि हाँ, ठीक है। अब ये आप इस मतलब ये आर्टिकल को आप अमेंड कर सकते हो, उसको रिपील कर सकते हैं, ठीक? 3 टाइप के होते हैं। अब फंडामेंटल राइट भी उसी की कैटेगरी में आता है, नहीं तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये कैसे हटाया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक? कैसे हटाया गया था, ठीक? तो एक हिसाब से मुझे लगता है कि ये सही है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, ठीक? तो इस हिसाब से आपका आंसर बी और सी बनता है। बी भी गलत है आपका, ठीक? और नहीं तो अगर आप रखना चाहें तो इसको तो बी, सी, डी। अब क्योंकि देखो, ऐसे यूपी पीसीएस की मंशा क्या है, वो क्या मानता है, उस चीज़ को हम तभी रख सकते हैं जब आंसर की आती। अभी मेरे हिसाब से तो मैं इसको नहीं मानता हूँ कि ये गलत है, ठीक? फंडामेंटल राइट कैन बी रिमूव्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैन बी रिमूव्ड, किए जा सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है, पर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके तो नहीं लिखा गया ना। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए, वर्डिक्ट्स दिए, कुछ जजमेंट्स जो आई हैं, उसके हिसाब से क्या होता है कि फंडामेंटल राइट को भी, जो भी गवर्नमेंट है उसको अमेंड करने लगे किसी फंडामेंटल राइट को, क्या होगा? आप क्या बोलोगे कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है? नहीं, आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास और आप उनको उनके सामने चीज़ों को रखोगे, आप बताओगे उन्हें कि जो भी आपका वाद-प्रतिवाद होगा उनके साथ में, उसमें आप बताओगे कि आपने खुद बोल रखा है, केशवानंद भारती केस में, उसके बाद मल्टीपल्स ऐसे-ऐसे जजमेंट्स हुए हैं, जिसमें आपने खुद बे बोल रखा है कि फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक? तो आप इसको नहीं हटा सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखो तो हटाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आता है, राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ में है। लखनऊ में तो है, अब कह रहा है कि कब बनी थी? तो 1962 में, डायरेक्टली याद कर लो। उत्तर प्रदेश संगीत नायक अकेडमी 1963, भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ 1975, अयोध्या शोध संस्थान 1986। अब ये वाला याद रखना, अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी 1962 में बनी थी, कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक? एक क्वेश्चन मिलेगा आपको इसी पे आगे, मतलब क्वेश्चन का आंसर इन्होंने पहले दे रखा, ठीक? अब ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ होते हैं, थोड़ा-सा आपके साथ खेलते हैं, क्योंकि उतना आसानी से आपको उस टाइम पे याद नहीं आएगा 2 घंटे में, इसीलिए खेलते हैं दिमाग के साथ। द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। दोनों सही हैं, दोनों एक-दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पॉलिटी है, ज़्यादा कुछ इसमें बता नहीं सकता, आसान है।
अगला कह रहा है विद रेफरेंस टू विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड मोजाम्बिक, नहीं, जाम्बिया प्लस जिम्बाब्वे। इट इज़ सिचुएटेड ऑन जाम्बेजी रिवर, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ खास बताना है नहीं, ये क्वेश्चन खुद कर लेना, इसका आंसर होगा आपका नॉर्थ। ठीक, कुछ ऐसे आपका बनेगा कि 15 किलोमीटर इधर गया, 10 किलोमीटर इधर गया, फिर 10 किलोमीटर इधर आया, फिर आपका 10 किलोमीटर इधर गया, तो अब बचा कितना, कितनी मतलब 5 किलोमीटर इस साइड आया, तो अभी वहाँ जो पॉइंट था वहाँ से कितने, कौन सी डायरेक्शन में, तो नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप खुद कर लेना, आसान है क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर आर रिक्वायर्ड टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन, बिल्कुल सही। सिग्निफिकेंट रिफॉर्म जरूरी है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आपको किसी न तरीके कैसे भी करके प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा। ठीक, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मर्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टिल रिलाई ऑन मानसून रेन्स एंड नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी फॉर एग्रीकल्चर। तो सॉइल फर्टिलिटी पे हम रिलाई करते हैं, प्लस नेचुरल जो रेनफॉल होती है उस पर रिलाई करते हैं। ठीक, तो अब ये चेंज हो रहा है ना इसका पैटर्न पूरा। कभी कभी आपको जब ज़रूरत होती है तो बारिश होती है, जब ज़रूरत होती है तो बारिश हो जाती है, और कभी कभी ज़रूरत ना हो, पता चलता है कि हार्वेस्टिंग सीजन आ गया। ठीक, अब बारिश हो गई फिर, तो टेक्निकल चीज रिफॉर्म्स अब लाने होंगे। ठीक, टेक्निकल आपको कुछ चीज़ें ऐसी लानी होंगी, टेक्नोलॉजी आपको इतनी इम्प्रूव करनी होगी जिससे आप फ्यूचर में ऐसा ना हो कि आप ये फेस करें, क्या, फूड क्राइसिस। ठीक, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रेनाउंड ऑफ इट्स डिपॉजिट ऑफ लाइमस्टोन, जिप्सम, सॉल्ट एंड जिंक। तो कुछ ऐसे करके याद कर लो, जिंक लेड। ठीक, जिंक, इसका मतलब जिंक हो गया, एली का मतलब लिथियम हो गया, सॉरी क्या कहते हैं, हाँ, इसका मतलब आपका लाइमस्टोन हो गया, टी का मतलब टंगस्टन हो गया, और कॉपर तो आपको पता ही है, खेतरी कॉपर माइन, राजस्थान। बाकी ये सब ये रट्टा मार दो, PYQ से क्वेश्चन आएगा कभी तो मैच करवा ले जाओगे आराम से। ठीक, कह रहा 1/4 ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर ग्रेटर देन 14 लेस देन 50। तो कह रहा है 14 से ऊपर प्लस, मतलब 16 से स्टार्ट करके आपको 48 तक जाना है। ठीक, सम ऑफ ऑड नंबर्स करना है आपका, और कहना है बता 1/4 का किसका स्क्वायर है, जितना आता है सबका सम करने के बाद आपको ये बताना है कि उसका स्क्वायर क्या हो, वो किसका स्क्वायर है। ठीक, तो इसमें से कोई ऑप्शन आपका बन नहीं रहा है, आंसर कोई होगा नहीं, इसका आंसर होगा डी। ठीक, कैसे होता है, 16, 18, 20 टू 48। ठीक, अब कितने टर्म्स हो गए हैं, ऐसे आप लिख के गिन सकते हो, नहीं आता है आपको तो कोई बात नहीं। आपको ये सपोज करो कि 48 नंबर ऑफ टर्म पता करना है, 48 जिस पे लिखा है वो कौन सा टर्म है। ठीक, तो n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, 48 मतलब इस टर्म की वैल्यू क्या है, 48 है। ठीक, n माइनस वन इंटू डी, ए क्या है 16 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू डी, डी डिफरेंस कितना है दोनों में, दो का। ठीक, तो 16 प्लस 2n-2, तो ये 14 हो गया घट के। ठीक, तो आपका हो जाएगा 48 माइनस 14 इज इक्वल टू 2n हो जाएगा। ठीक, 2n की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 48 में से 14 गया तो कुछ 34 आएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हुए, 17, नंबर ऑफ टर्म्स आपके 17 हुए। अब क्या करना है आपको, एक फॉर्मूला होता है SN करके, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, तो n/2 SN, n नंबर, सम ऑफ n नंबर्स। ठीक, जितने दिए गए नंबर्स उनका सम क्या होगा, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मतलब आपको कुल मिला के सब कुछ सेम रखना है, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स आप पता कर रहे थे कि कितने टर्म्स हैं, उस हिसाब से आप बस यहाँ पे 2a लगाना है, यहाँ पे n/2 लगाना है। तो n कितने हैं, 17 डिवाइडेड बाई 2, 2a की वैल्यू 16 थी, 32 हो जाएगा, प्लस 17-1 16 इंटू डी, तो 32 ये भी हो जाएगा, 64 हो गया ना। 64 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 32, और 32 को आपको क्या करना है, एक मिनट थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, 32 मल्टीप्लाइड बाई 17 इज इक्वल टू आपका 554 आएगा। अब कह रहा है इसका 1/4 करो, 1/4 कर दिया, चलो 1 3 एंड 4, नहीं 6, 136। अब 136 किसका है, इसमें से लग रहा है किसी का आपका स्क्वायर होगा,
मतलब कोई ऐसा जो इसका स्क्वायर हो 130 स्क्वायर करो तो आपका 136 आए, तो नहीं आ रहा है, तो नन ऑफ द अबव। ठीक, ये मैथ के क्वेश्चन इसीलिए नहीं करवाता हूँ मैं, फालतू का टाइम खाता है। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अलग से करवाए जाने चाहिए, प्रॉपर एक पेज में लेकर के आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन गाजा स्ट्रिप की बात कर रहा है। तो आपने अगर पढ़ा हो अभी न्यूज़ में जो चल रहा है गाजा पट्टी वाला मुद्दा, तो यहाँ पे कहीं ऐसे इज़राइल और यहाँ पे पैलेस्टाइन, और ये नॉर्थ एंड साउथ गाजा का, कुछ नॉर्थ को कब्जा किया था इज़राइल ने, साउथ को भी पहुँच रहे थे। फिर बाद में उन्होंने सीज़ फायर तो नहीं किया, लेकिन हाँ खुद को रोक लिया कि हाँ आगे नहीं बढ़ेंगे लोग, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में भाग रहे हैं, फिर कभी साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो साउथ गाजा जो है आपका, सदर्न गाजा यहाँ आपको इजिप्ट से टच करता है, और दूसरी साइड में इजराइल तो है ही, तो दोनों से ही आपका बॉर्डर बाय इजिप्ट, बॉर्डर बाय इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, तो 2023 में कहाँ हुई थी? लखनऊ में तो हुई थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नहीं, पीएम ने किया था। ये करंट का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी पाटन टेम्पल श्रावस्ती में है? नहीं। कहाँ पे है ये देवी पाटन टेम्पल आपका? तो ये बलरामपुर में। ठीक, बलरामपुर। चाइनीज टेम्पल महोबा में है? नहीं, कुशीनगर में। नोट डाउन करते चलो, इसमें कुछ खास बताना है नहीं। समसपुर बर्ड सेंचुरी अमेठी में है? रायबरेली में। ठीक, रायबरेली। ठीक, शहीद मेमोरियल फतेहपुर, अब ये तो सही होगा ना। अच्छा एक बात और, देवी पाटन जो है, देवी पाटन मंडल है। ठीक, इस मंडल में 4 जिले हैं। कौन कौन सा? एक देवी पाटन, प्लस गोंडा, प्लस बहराइच, प्लस श्रावस्ती। ठीक, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती एंड देवी पाटन। एक का बता दिया मैंने, ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, तो कभी कभी पूछ लेता है ना, तो थोड़ा बहुत ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर इज नॉट नॉट करेक्टली मैच। अब पता है ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है। उसमें कॉफी बोर्ड पूछा था, बेंगलुरु था आंसर। टी बोर्ड कोलकाता था, रबर बोर्ड कोट्टायम केरला है, स्पाइस बोर्ड कोची केरला है। पूछ रहा है कौन सा नॉट करेक्टली मैच है। फिर कह रहा है कंपाला किसकी है? कैपिटल सिटी किगाली रवांडा, कंपाला उगांडा, किंशासा डीआरसी, खार्तूम सूडान। ठीक, अब आपको पता होगा थाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट, पता है ना। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। थाल घाट आपको मुंबई को पुणे से जोड़ता है, सॉरी मुंबई से नासिक को जोड़ता है। भोर घाट आपका मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक, मुंबई से पुणे को जोड़ता है। और पाल घाट आपका केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है। थाल घाट आपका नासिक से, भोर घाट पुणे से। थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है यही सही है। ठीक, तो थाल घाट पाल घाट आपका हो गया। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको लगाना था नॉर्थ टू साउथ में। ठीक, तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट, ऐसे होता है। ठीक, तो थाल घाट आपको नासिक और मुंबई को जोड़ता, सही है। ठीक, और ये भोर घाट आपको पुणे से जोड़ता है। फिर कह रहा है, ये क्वेश्चन था अनुरानी, एक मिनट, ये क्वेश्चन, अब ये करंट का क्वेश्चन था, कोई मतलब है नहीं। ये क्वेश्चन देखो, आप कह रहा है कि 25 लोग हैं, 22 लोग, टोटल 25 लोग हैं। 12 लोग फ्रेंच बोलते हैं, 15 लोग इंग्लिश बोलते हैं। ठीक, और कितने उसमें से ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं? ठीक, तो दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया? 15 22 12 27 हो गया ना। टोटल 25 पीपल हैं, नहीं, अ ग्रुप ऑफ 25 पीपल, 12 रीड फ्रेंच, 15 रीड इंग्लिश, वाइल 6 ऑफ देम रीड नन ऑफ द टू। ठीक, तो 6 को अलग रख दो, तो कितने हुए? दोनों को, तीनों को जोड़ो, कितने हो गए? 33। और 33 में से 25 को निकाल दो, तो कितने ऐसे होंगे? 8 ऐसे होंगे जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोलेंगे, तभी तो आएगा इसका सम। अगर आपको ट्रिक मालूम होगी तो आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं तो पढ़ाने बैठा नहीं हूँ कि मैं ट्रिक बताऊँ। ठीक, अगला क्वेश्चन, काला नमक राइस कहाँ का है? देसी घी कहाँ का है? आंवला। आपको प्रतापगढ़ सबसे पहले मालूम हो जाना चाहिए। देसी घी औरैया का है। ठीक, देसी घी आपका औरैया का है। बनाना फाइबर आपका कुशीनगर का है। और कौन सा रह गया? काला नमक राइस आपका सिद्धार्थनगर का हो गया। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू द तुलसीदास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट? ठीक, तुलसीदास वॉज born इन अ विलेज नेम्ड राजापुर इन बांदा डिस्ट्रिक्ट 1532। ठीक, डेथ हुई थी 1623 में। ठीक, इनकी इनकी वाइफ का नाम रत्नावली था, रत्नावली। ठीक, पिता का नाम था आत्मा राम दुबे, माता का नाम था हुलसी बाई। ठीक, हुलसी बाई। ठीक, अब इसमें आप आंसर को ढूंढ लो, क्या है कैसे है। अगला क्वेश्चन, अच्छा देखो, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना जो आसान तो हैं, लेकिन आपने हाई स्कूल 12th किए हुए टाइम हो जाता है। ठीक, तो उस चक्कर में आपको ये चीज़ें याद रह नहीं जाती हैं।
ये कह रहा है इफ़ अ क्लॉक गेन 4 मिनट एवरी आवर्स, हर घंटे में 4 मिनट गेन कर लेती है। मतलब कोई जो आपकी मिनट वाली सुई है ना, वो जब 1 घंटे पूरे होते हैं तो 1 घंटे के बजाय 1 घंटे 4 मिनट चल चल चुकी होती है। ठीक। एंगल ट्रेवर्स्ड बाय द सेकेंड हैंड का वही मतलब होता है। ठीक। जो सेकेंड्स हैंड है इन 1 मिनट विल बी। अच्छा, पूछ रहा है कि 1 घंटे में जो आपकी मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में 1 घंटे 4 मिनट चल जाती है। तो सेकंड वाली सुई जो है वो क्या कह रहा है, 22 सेकंड 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस मतलब कितने डिग्री वो रोटेट करेगी। ठीक, ये कह रहा है। आप एक बात बताओ, अगर 1 घंटे में 4 मिनट बढ़ाना है तो 360 को 4 से मल्टीप्लाई करो, इतनी डिग्री उसको रोटेट करना होगा। कितना हो जाएगा? कुछ 1440। तो 1 मिनट में कितनी रोटेट करेगी? 1440। मतलब 1 मिनट में सेकंड वाली सुई कितनी रोटेट करेगी? अगर 4 मिनट में उसको रोटेट करना पड़ा, 1 घंटे में वो 4 मिनट एक्स्ट्रा जा रही है, तो वो हर 1 मिनट में, केवल 1 मिनट में कितना रोटेट करेगी एक्स्ट्रा? तो 384 प्लस 24 सेकेंड उसको और मूव करना होगा। ठीक, ये है। अब ये क्वेश्चन वगैरह मैथ के हैं और इनको सॉल्व कराने में टाइम लग जाता है। ठीक, 360 होता है, फिर 360 को आप 60 सेकंड से सपोज करो आप डिवाइड कर दो, 60 सेकंड से आप 1440 को डिवाइड कर दो, आपको आंसर क्या मिलेगा? 24। 24 सेकंड उसको एक्स्ट्रा फाइट करनी पड़ रही है, यानी एक्स्ट्रा 24 सेकंड उसको और रोटेट करना पड़ रहा है सेकंड वाली सुई को, तभी तो 1 घंटे बाद वो 4 मिनट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा पाएगी जो मिनट वाली सुई है उसको। ठीक, अगला क्वेश्चन। एक मिनट। हाँ, आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 239, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 98, सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, अब इन सब में कुछ खास ज़्यादा बताना नहीं है, तो क्या करना है फिर? जितना समझ आ रहा है उतना बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक, यूपीएससी लेवल का पेपर नहीं आता कि और मैं डिटेल्स में जाऊँ इसमें। ठीक, और ये है आर्टिकल 98 वाला, आप याद कर लो क्योंकि बाकी तो याद रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2011 के सेंसस के हिसाब से अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी? 31.16। नन ऑफ द अबव। सेंसस के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। एंडीज कहाँ पे है? एंडीज साउथ अमेरिका। अल्पस आपका कहाँ पे है? यूरोप में। अपलेशियन नॉर्थ अमेरिका, अल्ताई एशिया। ठीक, मैंने आपको मैप वर्क एक कराया था, वो जिसमें जल्दी जल्दी मैंने यूपीएससी वालों के लिए कराया था, तो अभी तक के लिए वही देख लो। ये क्वेश्चन आसान है। ठीक, कॉर्पोरेशन में क्या होता है, ये 4 वर्ड, फिर उसके बाद 4 वर्ड, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 वर्ड्स, इनको क्या करते हैं उल्टा उल्टा करके रखना है, तो ऐसे भी इसमें कर लो। जुडिशियल को IDUJ कर लो, फिर उसके बाद LAIC कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। हाँ, द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, BBIC, Bengal British India Society was founded in 1843 as a result of George Thomson effort। ठीक, सही बात है। ठीक, पहले आप बंग भाषा प्रकाशिका सभा बनी थी आपकी, फिर लैंड होल्डर सोसाइटी बनी, फिर उसके बाद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी। ठीक, तो इसको थॉमसन के एफर्ट से बनाया गया था। ठीक, उसके बाद कहता है जॉर्ज थॉमसन वॉज ब्रॉट आउट फ्रॉम इंग्लैंड बाय द्वारकानाथ टैगोर टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मूवमेंट। तो ये भी सही है, अब दोनों सही हो जाते हैं आपके। तो द्वारकानाथ टैगोर के साथ में आए थे, तो आपके कौन से सही हो जाते हैं? एक्सप्लेन भी कर रहा दोनों को, क्योंकि तो इन्हीं का क्रिटिकल रोल था इसमें। अब इसमें क्या था ना, क्यों बनाई गई थी ये, इन्होंने कहा कि चलो अब इसमें लैंड होल्डर सोसाइटी अलग बन गई है, वो लैंड होल्डर्स की बात कर रहे हैं, तो हम आम आदमी की बात करते हैं, और ये लॉयल थे ब्रिटिश के लिए। ठीक, तो इन्होंने क्या किया बाद में, BBICIS यानी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी प्लस लैंड होल्डर सोसाइटी मिल करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन आपका बनाते हैं। ठीक, 1851 में। जो मैं बोलता रहता हूँ उसको आप नोट डाउन करते रहो, नहीं तो एक बार और करके देखना पड़ेगा आपको। ठीक, उसके बाद इसमें और कुछ है नहीं। ठीक, और हाँ एक आध दो और बता देता हूँ, जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो बना था उसमें आपके सेक्रेटरी कौन बने थे? तो सेक्रेटरी उसके बने थे देवेंद्र नाथ टैगोर। और जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे अ, एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन, इसमें किसका नाम दिया था? द्वारकानाथ टैगोर। हाँ, प्रेसिडेंट इसके राधाकांत देव बने थे, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज इसमें, राधाकांत देव शायद थे, आप देख लेना एक बार, ये तो कंफर्म है। सेक्रेटरी देवेंद्र नाथ टैगोर थे और राधाकांत देव शायद इसके थे। ठीक, जो प्रेसिडेंट थे, यूपीएससी में पूछता है।
आर का या फिर यूपीपीसीएस का थोड़ा सा इतना कंफर्म नहीं कि ऐसे पूछेगा कि नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप देख लो कैसे कैसे इसका क्या आंसर आता है। आंसर शायद इसका 31 आएगा। ठीक, मैंने किया है, सॉल्व किया है, 31 आ रहा है इसका आंसर। नेशनल बुक फेयर तो दिल्ली में लगता है, अगर आपको मालूम है यूपीएससी की तैयारी आपने कभी भी दिल्ली में की है तो नेशनल बुक फेयर दिल्ली में लगता है। तो लखनऊ तो गलत था इसका, ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सही बात है। फिर कह रहा है नारगिस मोहम्मदी वॉज अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज 2023। हाँ, इनको अवार्ड मिला था। सी फाइट इन फेवर ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, नहीं, इन्होंने वुमेन एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में किया था। ये ईरान की थी, ईरान की, हाँ ईरान की, हाँ ईरान की है ये। तो इनको इसलिए नोबेल पुरस्कार मिला था। हाँ, फिर ये क्वेश्चन हो गया। एक्सप्लेन भी कर रहा है, नहीं एक्सप्लेन कहाँ से करेगा, दूसरा तो गलत है इसमें। फिर कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। अभी उस टाइम का क्वेश्चन है, इसमें करने का कोई मतलब तो बनता है नहीं। फिर भी एक बार के लिए देख लो, अगर देखना चाहो तो, नहीं तो हटा ही देते हैं इसको। करंट का क्वेश्चन है, क्यों डिस्कस करना। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, तो बिहार वालों को तो पता ही होगा मधुबनी कहाँ की है। वर्ली मुंबई, वर्ली मुंबई का नाम सुना होगा ना। लेपाक्षी, लेपाक्षी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश। पट्टचित्रा उड़ीसा, ठीक, पट्टचित्रा आपकी उड़ीसा, पट्टचित्रा उड़ीसा और लेपाक्षी आपका आंध्र प्रदेश। आंसर हो गया। कौन सा आंसर है ये, फोर्थ वाला। फिर कंसीडर फॉलोइंग एंड अरेंज दीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। दो होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक होता है आपका, ठीक, एक होता है आपका वेवलेंथ। अब दोनों को हम एक एक करके बता देते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप नोट डाउन कर लो एक बार के लिए। ठीक, सबसे पहले क्या होती है, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। फिर माइक्रोवेव की, ठीक, फिर उसके बाद आपका इनविजिबल की, सॉरी इंफ्रारेड की, फिर जो विजिबल होती हैं उनकी, विजिबल के बाद होती है आपकी यूवी रेज, फिर उसके बाद आएंगी आपकी एक्स रेज, फिर उसके बाद गामा रेज, ठीक, गामा। ये फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक। और जब आप इसका वो देखोगे क्या, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ की डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ठीक, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। सबसे कम वेवलेंथ आपकी रेडियो वेव्स की, उससे उससे ज़्यादा माइक्रोवेव्स की, उससे ज़्यादा इंफ्रारेड की, उससे ज़्यादा क्या था ये, विजिबल की, उससे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट की, फिर एक्सरे। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आपकी गामा रेज की होती है और सबसे कम रेडियो वेव्स की वेवलेंथ होती है। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ जो होती है इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो जो ज़्यादा, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज़्यादा हुई तो फ्रीक्वेंसी कम। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हाँ, एक काम करना, आप लोग पढ़ लेना, विगोर जो है, जो सन में सेवन, सन रेज में 7 कलर से निकलते हैं ऐसे, विगोर, ठीक। इसकी वेवलेंथ आप देख लेना, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है। ये बताऊंगा नहीं मैं, आपने पढ़ रखा है। अब इतना आसान क्वेश्चन नहीं करना है तो फिर बेकार। तो ये करके देखो आप। अब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में खुद लगा लेना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस, अच्छा लगा देता हूँ मैं आंसर, आपको बताते चलता हूँ, नहीं तो फिर बाद में इतना एफर्ट कौन लगाएगा। ठीक, तो कौन सा था इसका, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, आपकी रेडियो वेव्स की। तो सबसे पहले फोर्थ, अब आंसर ही मिल गया आपको फोर्थ से। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, यही मैंने आपको बोला था, याद रखना। 1962, वाराणसी नहीं लखनऊ, दोनों गलत। क्वेश्चन में आंसर दिया था। द शुगर इंडस्ट्री वॉज इनिशियली लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, सही है। लो यील्ड ऑफ शुगर केन, शॉर्ट क्रशिंग सीजन एंड अनसेटिस्फैक्ट्री लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्रिएटेड प्रॉब्लम इन शुगर इंडस्ट्री। तो दोनों सही हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टर इतना थे नहीं, तो सही जगहों पर फैक्ट्री लग नहीं पाती थी। तो हमारे यहाँ नॉर्थ साइड की बात बता रहा हूँ, साउथ इंडिया में क्या है कि वहाँ पे क्रशिंग सीजन लॉन्ग है, ठीक, यील्ड ज़्यादा होता, और कॉरपोरेट हाउसेस जो हैं वहाँ पे, जैसे इंडस्ट्रियल हाउसेस जो हैं वहाँ पे ज़्यादा हैं, ठीक, इसलिए वहाँ पे ये चीज़ें सक्सेस हो रही हैं, और इंडिया में नहीं। ये मेगा पॉलिश नहीं होता, मेगालो पॉलिश होता है, जीन गॉटमैन ने दिया था, ठीक, जीन गॉटमैन का है ये मेगालो पॉलिश। और ये कहाँ पे था, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में, और टोक्यो की कुछ ऐसी सिटीज़ थी जिनको मेगालोपोलिस कहा गया, ठीक। अभी आता है आपका गुप्ता पीरियड में, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स क्या होते हैं, तो जो सबसे बड़ा होता है ना, वो होता है आपका भुक्ति। सबसे बड़ा होता है जो प्रोविंस होता है उसको भुक्ति कहा जाता है, ठीक। और भुक्ति के बाद आता है बिसाया, डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका बिथी, और तहसील लेवल पे रख लो ग्राम। भुक्ति, बिसाया, बिथी, ग्राम। यूपीएससी वाले कभी नहीं बोलते इन चीज़ों को, क्योंकि 2020 या 21 में से क्वेश्चंस आ गए थे उस चक्कर में, ठीक। शेड्यूल एरिया, यूपीएससी का भी बहुत
चहीता ये टॉपिक है और पीसीएस वालों का भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड शेड्यूल एरियाज, बिल्कुल सही बात है। स्टेट विद शेड्यूल एरियाज नीड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल विच कंसिस्ट 20 मेंबर्स, ठीक। इसमें 20 मेंबर्स होते हैं। और कौन बनाता है इसको? तो प्रेसिडेंट बनाते हैं। अच्छा, क्या है ना, जो शेड्यूल एरिया, अगर शेड्यूल या ट्राइबल एरिया है किसी स्टेट में, तो उसको ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनानी पड़ती है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस एरिया में जो मेजॉरिटी रूल होगा ना, वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होगा, उनका अपना होगा। क्योंकि हम वो लोग ये मान्यता है कि जैसे उनकी अपनी जो कल्चर्स हैं ना, उन्हें हम आर्टिकल 29 और 30 के तहत किसी तरीके की हानि नहीं पहुंचाना चाहते, ठीक। लेकिन क्या है, स्टेट हर जगह कूदा रहता है। ये अभी भी इस बार यूपीएससी 2025 में भी पूछा, उसमें पूछा है कि टोटल जो रूल होता है वो लोकल जो गवर्नमेंट होती है उसका होता है। तो नहीं, ये इसी की तो लड़ाई चल रही है। लोकल गवर्नमेंट रूल कर ही नहीं पाती है, गवर्नर के थ्रू जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल करती रहती है वहाँ पे। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं सारी चीज़ें सेटअप करते हैं, फिर कहते हैं गवर्नर से कि तुम हमारे बिहाफ पे ये सारी चीज़ें करोगे और हमें टाइम टाइम पे वो सूचनाएं प्रोवाइड करते रहोगे, ठीक। तो ये होती है। अब देखो, ये दो टॉपिक यूपीएससी के काफ़ी चाहिए थे, जैसे फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल में आपका था एएमटीएम। एएमटीएम, अब आसाम में जो भी कुछ करना होता है गवर्नर का खुद का होता है, लेकिन बाकी एमटीएम यानी मिजोरम और मेघालय और त्रिपुरा में प्रेसिडेंट ही। अब इसमें क्या होता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल नहीं बनती एएमटीएम में, यहाँ पे बनता है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है, ठीक। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि फिर बाद में बनाने के बाद प्रेसिडेंट कह देते हैं गवर्नर को, आप यहाँ पे सारी चीज़ें देखो और क्या करना है, आप यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कैसे इनको नीचे से ऊपर उठाना है, ठीक। क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से लोग जिएँ, मॉडर्नाइज़ करना है, कैसे-कैसे करना है, इनके साथ मिलके आपको काम करना है और हमें टाइम टाइम पे हर एक चीज़ के बारे में न्यूज़ देते रहना है, मतलब सूचना हमें देते रहना है, बिना कुछ पूछे आप हमसे नहीं कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली किसके हाथ में होता है? गवर्नर के हाथ में। स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर इस एरिया में कोई नया कानून लागू करना है, तो विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नर, इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन दोज़ एरियाज़ लाइक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं ना, उस एरियाज़ में, जो शेड्यूल एरियाज़ हैं वहाँ पे नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हाँ, अब इसमें क्या है, दोनों सही है ना? हाँ, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कह रहा है दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, बिल्कुल सही। इट्स सेल्फ विद द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दीज़ प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज़, बिल्कुल सही दोनों। ये एक टाइप का ना क्या था, जब देखो मैं डिस्कशन एक कहानी के तौर पे करते चलता हूँ, ठीक। तो क्या है, जब हमारा संविधान बन रहा था तो जो मेंबर्स थे ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने क्या सोचा, जो उन्हें ये लगा कि जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स उन्होंने दिए कि हाँ ये तो बहुत ज़रूरी अभी से लागू करने होंगे। फिर किसी को समझ आया नहीं ये भी होना चाहिए। जैसे आप 10 लोग बैठो और मैं कहूँ कि अकबर के बारे में बताओ कुछ, ठीक। अकबर के बारे में आपको पॉइंट्स देना है। आगे अगर मैं पूछ लूँ कि सर की डायनेस्टी में इब्राहिम शाह के बारे में बताओ, तो मुझे लगता है 2-4 लोग 1 आध 2 बात बताओगे। जो मैंने बताया 2-4 बात आपने पढ़ी होगी। लेकिन अकबर के बारे में पूछूँ तो आप सब कुछ ना कुछ जवाब देते रहोगे। फिर मैं उसमें से चूज़ करूँगा कि कौन अभी के लिए इम्पोर्टेंट है और जिसको मल्टीपल रिवीजन आपका करना है और कौन-सा है जिसको 1 आध 2 बार पढ़ना है, ठीक? शायद पूछा जाएगा। तो ऐसे ये हुआ कि ये ज़रूरी तो है फंडामेंटल राइट्स, पर अभी के लिए नहीं, क्योंकि हमारी कंट्री अभी कॉलोनियल माइंड ऑफ सेट से किसी तरीके से निकली हुई है, ठीक। कॉलोनियलिज्म से अभी हम आज़ाद हुए हैं, ठीक। ये कॉलोनियलिज्म तो जल्दी से बोला ही नहीं जाता है। तो कॉलोनियलिज्म से किसी तरीके से हम आज़ाद हुए, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि ये सारे फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को प्रोवाइड करें। फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करने का ये मतलब है ना कि फिर उसी हिसाब से इंफ्रा बिल्ड करो, इसी हिसाब से सारी चीज़ें करो। तो उन्होंने कहा कि इसको डीपीएस में रख देते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, हमारे द्वारा डायरेक्टिव है, स्टेट की पॉलिसी खुद से अप्लाई करें जब उनको लगता है। तो उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें बनती है। आर्टिकल 39A के थ्रू जो आपका नालसा एक्ट आया था, नालसा एक्ट आया था ना, नालसा एक्ट 1987, उसके अंदर नालसा आपका स्टेट एएल एएलएसए बनता है, फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट भी बनता है, डीएलसी वगैरह बनते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी, ये टॉपिक है आपका किसका, पॉलिटी का टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 39 ए के थ्रू आई हैं। उसके बाद जो आपका वो प्रिंसिपल आर्टिकल 45 के थ्रू जो 6 टू 14 ईयर आपको एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करनी होती है। 0 टू 6 ईयर माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि एजुकेशन प्लस फूड वगैरह उसका ध्यान रखे बच्चे का, ये सब। तो ये एक टाइप का फंडामेंटल राइट है, लेकिन अभी कर कुछ कुछ करके हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको। लेकिन फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे उसको, नहीं तो फिर जनता चढ़ के गवर्नमेंट से कहती नहीं अब तो करना ही पड़ेगा, ठीक।
ये बात समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक पॉइंट और बता देता हूँ, जो फंडामेंटल राइट है ना, वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके पास पावर होती है वही कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, ठीक। अब ये गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव है ना, गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव पॉइंट हो गया। कुछ वो करना चाहते हैं, हम कूद के जाते नहीं, हमारा तो फंडामेंटल राइट है, आप ये कर नहीं सकते हो। मजबूरी में उन्हें पता है कि अब कोर्ट में चला जाएगा, स्टे लग जाएगा, इस चक्कर में नहीं करते हैं। और जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है, इसको ये मानते हैं कि पॉजिटिव है, क्योंकि इस पे रूल उन्हें खुद बनाना है। और बाकी पे फंडामेंटल राइट पे रूल बना हुआ है ऑलरेडी। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने बना दिया था, ठीक। अब देखो, इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ आपको, ये बार बार क्वेश्चन आता है। कोरबा कोल बेस्ड पावर प्लांट है, कहाँ पे है? कंफ्यूज हो जाओगे। यूपीएससी वाले तो खास करके याद कर लें, क्योंकि वो याद नहीं करते हैं। तो कोरबा को आप कोबरा याद रखो। सपोज करो कि 6 कोबरा मैंने देखा है, ठीक, कुछ ऐसे याद करो। 6 का मतलब छत्तीसगढ़ हो गया। 6 का मतलब, और ऐसे नहीं, 6 कोबरा नहीं, हिंदी में याद करो भैया कुछ। 6 कोबरा नहीं, 6 से भी अगर आप छत्तीसगढ़ कुछ लगा ले जाओ तो ठीक है, नहीं तो 6 कोबरा आपने देखा तो कोरबा को छत्तीसगढ़, ठीक। अब एक होता है खारगोन और कहलगांव। गांव कहाँ पे है? बिहार में। अब ये मत, बिहार वाले ऑफेंड मत हो जाना, एक तरीका मैं बता रहा हूँ याद करने का। गांव कहाँ पे है? तो बिहार में। और जाना कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो गोन का मतलब मध्य प्रदेश। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कई ऐसे ऐसे नाम होंगे, बस केवल 4 को भी याद करने का तरीका बता रहा हूँ। खारगोन, कहाँ जाना है आपको? तो मतलब गोन का मतलब जाना है तो मध्य प्रदेश। और कहलगांव, गाँव कहाँ है? बिहार में। 6 कोबरा आपने कहाँ पे देखा था? तो छत्तीसगढ़ में। बाकी कुडगी आपका मिल ही जाता है, कर्नाटक। ये एक तरीका बता दिया याद करने का, याद कर लो आप लोग, अगर समझ आता है तो, ठीक। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल, सही बात है। इंडिया हैज वास्ट कोल रिजर्व इन स्टेट लाइक झारखंड एंड छत्तीसगढ़, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब ये चारों याद कर लो, क्योंकि ये 2023 में आया था। फिर देखो 2024 में जो पेपर हुआ ना, 2024 का ये पीसीएस का पेपर हुआ था, इनमें से शायद एक आध डाला था उसने। तो ये रट्टा मारो, कैसे पॉपुलेशन डे जो आपका होता है वो होता है 11 जुलाई, ठीक। और ओजोन डे, मुझे लगता है कम से कम पीसीएस ने 5 से 7 बार पूछ रखा है। 16 सितंबर याद रखो, दो याद रहेगा, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद हेल्थ डे कब आपका आता है? तो हेल्थ डे आपका आता है, हेल्थ डे आपका आएगा 7 अप्रैल को। हाँ, हेल्थ डे 7 अप्रैल एंड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। और दो और याद कर लो, बायोडाइवर्सिटी आपका हाँ 22 मई को होता है, 20 अप्रैल को आपका होता है अर्थ, हाँ, अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे। और 2 फरवरी को होता है वेटलैंड डे, ठीक, वेटलैंड दिवस। तो ये आप याद कर लो। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, वन्य जीव दिवस 3 मार्च, ओजोन दिवस 16 अप्रैल, 16 सितंबर, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, ठीक। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, मुझे लगता है ये पेपर कैसे भी करके 1 घंटा 15 मिनट में खत्म करना है हमें, ठीक। फिर कहता है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ की जो लंबाई है वो लगभग कुछ 2300 किलोमीटर। ये कह रहा है कि हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न, ऐसे कुछ आपका ऑस्ट्रेलिया बनता है, ठीक, ऐसे कुछ ऑस्ट्रेलिया बनता है, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। तो नॉर्थ ईस्ट साइड ऐसे ऑस्ट्रेलिया जब बनता है तो ऐसे कुछ करके जाता है, ठीक। यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, 2300 किलोमीटर के आसपास उसकी लेंथ है, ठीक। तो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे तो है, लेकिन मोर देन 2500 किलोमीटर लिखा, दूसरा गलत हो जाता है, पहला सही हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज संडे, यार खुद कर लेना, ठीक। अगर किसी को लगता है कि ये भी कराना चाहिए तो कमेंट में लिखना आप। इससे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। अब इसमें एक दो क्वेश्चन का टाइम चला जाएगा हमारा। फिर कह रहा है, ए कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी वाले भी सुन ले। एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए एक आवश्यक एक शर्त होती है। शर्त अनुबंध यानी कोई आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं। और ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगर शर्तों में कोई ब्रीच कर दिया आपने, गिव्स अ राइट टू क्लेम डैमेज एंड नॉट राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते हैं, आपको इतना राइट मिलता है कि क्लेम कर लें आप। तो देखो ये क्या है ना, ये ईपीएफओ में पेपर आप देते हो तो उससे रिलेटेड होता है ये। पता नहीं क्यों क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया, फिर कभी पीवाईक्यू में कहीं से आया हो, ये एक्सपेक्टेशन इनकी हो। तो क्या है कि ये गलत है। सपोज करो कुछ आपने किया, उसकी जो शर्तें थी उन्हीं को ब्रीच कर दिया गया, तो यार डैमेज क्लेम करने का ये मतलब हुआ बाद में ब्रीच नहीं होंगी। बाद में हो सकता है आज डैमेज कम है, कल इतना डैमेज हो कि क्लेम करो मिले ही ना। तो राइट तो मिलेगा आपको कि आप कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पे रिपुडिएट कर सकते हो, ठीक। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फिर कह रहा है मीना माता। तो मीना माता किससे? मरकरी पॉल्यूटेड, कैडमियम से। आपको बताना है आंसर, कैडमियम से कौन सी मतलब बीमारी होती है, ठीक, कौन सा रोग कैडमियम से होता है। विद रेफरेंस टू द मेडिसिनल, क्या है, मैके हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो, यंग मॉडुलस एंड स्ट्रेचिंग ऑफ कोल, अब ये साइंस का है, आपको मैं बताऊंगा स्ट्रेस, अगर यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बताऊं, ये सब कंफ्यूजन है।
मॉडुलस, यंग मॉडुलस का मतलब क्या होता है पता है? तो ये ऐसी चीज़ है जिसको आप दबाते हो, प्रेस करते हो या खींचते हो, उसके बाद छोड़ने के बाद वो अपनी जितना बड़ा वो था उतनी लेंथ से वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक? सपोज़ करो कि कोई एक ऐसा वायर जैसा है या फिर रबड़ है, आपने उसको खींचा ये इतना बड़ा हुआ, अब बाद में छोड़ा तो कुछ इतना बड़ा रहेगा, ठीक? मतलब यंग मॉडुलस उसका क्या है कि है ठीक-ठाक है। अभी छोड़ने के बाद ही इतना बड़ा हो रहा है, इतनी इसकी एक्चुअल जो लेंथ थी इतनी थी, अब इतनी हो गई, कुछ तो बढ़ा। दूसरी साइड आपने कुछ सॉलिड मटेरियल लिया जैसे कि आपने वायर ले लिया, उसको खींचा, इतना बड़ा था और इतना आपने उसको खींचा तो उसकी लेंथ इतनी हो गई। छोड़ा तो थोड़ा बहुत कम हुआ लेकिन पूरा नहीं। अब क्या लग रहा है आपको? रबर को आप इतना बड़ा है खींचो तो उसका यंग मॉडुलस कुछ ख़ास नहीं होता, वो उसी पे आके रुक जाता है। इलास्टिसिटी उसकी इतनी नहीं है, वो वापस आ जाती है। तो क्या स्ट्रेचिंग जिसको एक कहते हैं शियर मॉडुलस, तो शियर मॉडुलस इसका रबर का ज़्यादा होता है, मतलब वो रिटर्न आकर के उसी फ़ेज़ में जैसे पुराने टाइम पे था कि प्रेस करने से पहले जब हमने उस पे प्रेशर लगाया तो उससे पहले जैसा था, उसी अवस्था में वो वापस आ जाता है। तो इसका मतलब है कि शियर मॉडुलस उसका अच्छा है, ज़्यादा है, ठीक? और उसका यंग मॉडुलस कम है। जिसका शियर मॉडुलस ज़्यादा होगा, उसको आप इलास्टिक नहीं कर सकते हो, ज़्यादा खींच के बढ़ा नहीं सकते हो। तो जो आपका रबर है, उसका यंग मॉडुलस कम हो जाएगा क्योंकि उसका शियर मॉडुलस ज़्यादा है, ठीक? और जिसका शियर मॉडुलस कम होगा, उसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा। तो आप देखो वो कॉइल को खींचते हो तो बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप उसको खींचो रबर को तो फिर उसी फ़ेज़ में वापस आ जाता है। तो इसका केवल कौन-सा सही हुआ? दूसरा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हाँ, सेंसस पहली बार कब हुआ था? तो 1872 में जो फुल फ्लेज हुआ था वो रिपन के टाइम पे हुआ था 1881 में, लेकिन मुझे लगता है कि ऑप्शन में तो रिपन है नहीं, तो 1872 में पहला हुआ था। ठीक। G20 समिट के बाद में बारे में पूछ रहा है, उस टाइम पे कौन से देश के कौन से प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे वो आए थे, तो अब इसके लिए इतना मैटर करता नहीं, ठीक? ठीक है ना भाई? अब देखते चलो यार। विद रेफरेंस टू प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल ओनली। यहाँ पे ओनली को गलत करो। प्रोटेक्शन में तो कोई भी एनिमल को मिल सकता है, ये वेदर वो वाइल्ड हैं और वो आपके यहाँ पालतू हैं, ठीक? हर किसी को मिलता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो 1992 में हुआ था, एम टू कंजर्व वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स ओनली, ठीक? तो कौन-कौन सा गलत हुआ इसमें आपका? सोच के बताओ। मुझे तो लगता है दोनों गलत है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है ना, तो देखो गवर्नमेंट जो भी लेके चलती है, ऐसा नहीं है कि आप अभी वाइल्ड लाइफ में कल को आप उसको पकड़ के लिया तो अपने घर मार दो, ऐसा नहीं। हर चीज़ में कंजर्वेशन, अगर कंजर्व कर रहे हैं तो दोनों को कंजर्व करते हैं, ठीक? अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि हाइट ऑफ रमेश 5 फीट, तो 5 फीट का मतलब होता है 150 सॉरी 152.5 सेंटीमीटर, ठीक? अब आप इसको खुद सॉल्व कर लो कैसे नैनोमीटर में क्यों किसमें कन्वर्ट करना है। हाँ, ये कह रहा है कि 2011 सेंसस के अनुसार डिक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन बताना है। तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसकी है? यूपी की। यूपी के बाद किसकी है पॉपुलेशन? यूपी के बाद महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र के बाद बिहार की है, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल की। ये याद करो आप, पहला काम। दूसरा, एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है? एरिया वाइज राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद कौन है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कौन है? यूपी है। ये भी याद करो। तीसरा, तीसरा तीसरा क्वेश्चन आपका आता है डेंसिटी के हिसाब से। डेंसिटी सबसे ज़्यादा बिहार की है। बिहार के बाद, बिहार के बाद आपकी वेस्ट बंगाल की है। अभी ये भी बताऊंगा कितना कितना है। वेस्ट बंगाल के बाद केरला की है। केरला के बाद आपकी यूपी की है। और यूपी के बाद हरियाणा की है। बंगाल की 1106, बंगाल और वेस्ट सॉरी बिहार की 1106, वेस्ट बंगाल की 1028, केरला की 860, यूपी की 829 और हरियाणा की 800 573, ठीक? ये डेंसिटी, ये तीनों याद कर लो। सेंसस की जो भी पॉइंट मुझे मिलेंगे उसको मैं नोट डाउन करता चलूँगा, बाद में सेंसस तो पढ़ाऊँगा ही यार, ऐसा नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है क्या? ये इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव उस टाइम का करंट का है। फिर कहता है लेक्स लुसाई एक्ट कब आया था? लेक्स लुसाई एक्ट 1850 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 किसी ने भी किया, सही किया है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1892 में, ठीक? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, ठीक? अच्छा, लेक्स लुसाई एक्ट का क्या मतलब होता है कि कास्ट डिसेबिलिटी उस टाइम पे जो था, जो लोग हिंदू से मुस्लिम या किसी धर्म में या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे, तो हिंदू धर्म में एक लॉ था कि अगर आप ऐसे कन्वर्ट होके जाते हो तो जो आपकी इनहेरिटेंस की कैपेसिटी, वो इनहेरिटेंस की जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब आप प्रॉपर्टी अपनी इनहेरिट नहीं कर पाओगे। तो मेजर जो लोग थे ना, वो क्या होता था उस टाइम पे, जो मिशनरीज आते थे ना, उनसे इन्फ्लुएंस होकर के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे।
तो उनकी इनहेरिटेंस राइट को बरकरार रखने के लिए ये एक्ट आया था। ये नहीं था कि केवल उन्हीं पे लागू होता था, हर किसी के लिए था। ऐसा नहीं, सेकुलर मतलब सेकुलर इन नेचर था ये। लेकिन इसका जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि उस टाइम पे इन्फ्लुएंस करके ये सारी चीज़ें करवाई जा रही थी, ठीक। एक बात और है, जो एज ऑफ टेनेंसी एक्ट है, इसमें बीएम मालाबारी जो थे ना, उन्होंने क्रिटिकल रोल निभाया था। इससे क्या हुआ था कि 10 से 12 साल लड़कियों की एज हो गई थी शादी करने के लिए, ठीक। बाकी बंगाल टेनेंसी एक्ट, इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट, कैसे-कैसे आप देखते चलो। एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन, जेम्स कीन्स की जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, गुंडान मिडल की एशियन ड्रामा, लेकिन कार्ल मार्क्स की ये बुक नहीं है, गलत है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। मिरात सिकंदरी बुक किसने लिखी थी? करेक्ट क्या है इस बुक के रिगार्डिंग? दियर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ किंगडम ऑफ सुल्तान महमूद बिगाड़ा ऑफ गुजरात, प्लस राणा प्रताप जो थे, राणा प्रताप, उनके बारे में भी ये बात करता है, ठीक, दोनों के बारे में। देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ट्रेड रूट्स, दोनों सही हैं। अच्छा देखो, अब इसमें आप लोग कैसे लगाओगे? यूपीएससी वालों को तो कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ मैं, लेकिन वही यूपीएससी वाले जो यहाँ पे पेपर देने जा रहे हैं, वो कैसे इन चीज़ों को देखेंगे। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, हाँ, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर सिक्योरिटी ऑफ ट्रेड रूट्स। तो यार अच्छा पॉइंट है, ऐसा तो है नहीं कुछ नेगेटिव पॉइंट दे रहा है। आपको बेसिकली इतना पता होना चाहिए बस, कि बेगाड़ा ऑफ, क्या हिंदी में बोलते हैं कि बेगड़ा राज्य के जो, गुजरात का जो बेगड़ा राज्य था, उनके जो सुल्तान महमूद थे, उनकी प्रॉस्पेरिटी के, उनके किंगडम की प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताता है। इतना आपको आना चाहिए, ठीक। फिर कह रहा है, द फॉलोइंग मैग्नीज प्रोड्यूसिंग एरिया नॉट लोकेटेड इन कर्नाटका। तो श्रीकाकुलम ये आंध्र प्रदेश में है, बाकी सारे चिकमंगलूर, बेल्लारी, शिमोगा, ये सब आपके कर्नाटक में है। आपको याद करना है, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ याद करो, इनको रटो, क्योंकि बाद में काम में आएंगे, ठीक। आपको हर एक पेपर में मिलेगा ये, पीसीएस और यूपीएससी। यूपीएससी वालों की ये इस बार यूपीएससी वाले थोड़ा कम याद करें, लेकिन अगर वो आरओ और यूपी पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले वही याद करें, ठीक। फिर कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नॉट पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला का कौन पार्ट नहीं है? इराक एंड सीरिया। अरेबियन पेनिनसुला कुछ ऐसे बनता है यहाँ पे, यमन, ओमान, यूएई और सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन और कतर, इतने 7 आपके अरबियन पेनिनसुला में आते हैं। फिर कौन सा, एक और आता है, और कौन सा आता है, गल्फ कंट्रीज़। गल्फ कंट्रीज़ में कौन-कौन आएगा? तो गल्फ कंट्रीज़ में आपके ये तीनों आ जाते हैं। कौन-कौन से? बहरीन, कुवैत और कतर, ये तीनों आ गए। उसके साथ में आपका यूएई, ओमान, सऊदी अरबिया, 6 हो गए, प्लस 1 इराक। अच्छा, अगर आप अ, इनको गल्फ कंट्रीज़ कहते हैं। गल्फ कंट्रीज़ का कोऑपरेशन नहीं, इसको क्या बोलते हैं? कुछ कहते हैं जीसीसी को, ठीक? तो गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज़ ऐसे कुछ करके कहते हैं। इनमें 6 आते हैं, केवल ये जो आपके गल्फ के मेंबर हैं ना, गल्फ कंट्री जिनको आप कहते हो, उसमें से इराक को निकाल दो, बाकी सबको आप जीसीसी के मेंबर कहते हो, ठीक? तो तीनों अरबियन, और सबको नोट डाउन कर लो, सब आपके काम आएँगे। हाँ, फिर ये हो गया, चंद्रयान मिशन की बात कर रहा है। इसमें कौन-कौन सी क्या-क्या, इसको फुल फॉर्म अगर आपको आता है फुल फॉर्म, तो आप पता लगा सकते हो कि क्या किस चीज़ के लिए गया था। आईएलएसए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी के लिए, ठीक, सिस्मिक, अच्छा, सिस्मिक एक्टिविटी के लिए गया था। इंस्ट्रूमेंट लेजर या कुछ करके है, ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी के लिए गया था। एलआरए किस लिए गया था? लेजर रिफ्रैक्टर, लेजर रिफ्रैक्टर, लेजर रिफ्रैक्टर, और इसको कहते हैं कुछ, पता नहीं क्या, याद नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं ये, हाँ, लेजर रिफ्रैक्टर अरे शायद बोलते हैं इसको, हाँ। और ये होता है एपीएक्सएस का, आपका होता है पार्टिकल अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक। तो ये देखो, अब ये सिस्मिक एक्टिविटी को देखेगा। दूसरा लेजर रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है ना, तो अर्थ और मून के बीच के डिस्टेंस को ये प्रॉपर्ली मेजर करता है, देखता है कि कितनी डिस्टेंस है, ठीक। और ए जो अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर गया था, ये अल्फा पार्टिकल बेसिकली जो उसमें अलग अलग आपको कंपोजिशंस मिले थे ना मटेरियल्स के, उनके बारे में ये जानकारी दे रहा था वहाँ पे, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका, ये काफ़ी तो पुराना क्वेश्चन है, जैसे इलाहाबाद बैंक कब बना था, पीएनबी कब बना था। तो आपका इलाहाबाद बैंक कब बना था? 1865 में बना था। कहाँ गया? एक मिनट, हाँ, इलाहाबाद बैंक आपका बना था 1865 में। फिर पीएनबी आपका बना था, पीएनबी आपका बना था 1874, सॉरी सॉरी, पीएनबी आपका बना था
1894, अलायंस ऑफ शिमला बना था 1874, अवध कमर्शियल बैंक बना था 1881। इसका आंसर आपका बी सही है। कहीं पे मिस्टेक हो गया हो इधर बताने में तो आप आंसर से मिला लो। ठीक। एम्पेडा और आपेडा आपने पढ़ा होगा। अपेडा, एम्पेडा। एम्पेडा आपका 1972 में बना था, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक। ये मरीन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट करता है। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? कोलकाता, सही है? सोच के देखो। तो इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में नहीं है। ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? केरला, कोची। कोची में है, केरला में। और अपेडा, अपेडा 1986 में बना था आपका। ठीक। अपेडा 1986 में बना है, मिनिस्ट्री वही है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। ठीक। जितना मुझे समझ आता है उतना बता देता हूँ, बाकी आप खुद कुछ पढ़ते रहो। फिर हाँ, ये दो इसके पहला से दूसरा गलत। फिर कह रहा है पीएम गरीब कल्याण पैकेज 2020 जब कोरोना आया था, मिशन इंद्रधनुष, जन आरोग्य योजना तो आपको भी पता होगा 2018, और ये पुराना है। मिशन इंद्रधनुष 2014 का है और मुस्कान स्कीम 2021 का है। ठीक। आंसर यही है इसका। फिर कह रहा है अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस और अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल इन्फॉर्मेशन नीडेड बाय बिजनेस। तो ऑल को देख के गलत मत करना, सिंपल सिंपल से हैं, आपको खुद नहीं आता तो इसका सीधा सीधा लगाओ कि हाँ दोनों सही एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक। जब निगेटिव वर्ड तो उसने यूज किया नहीं, ऑल ऐसे हर जगह निगेटिव नहीं हो जाता। ठीक। किडनी स्टोन्स आर फॉर्म ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्जेलेट, डिपोजिशन ऑफ फैट्स से क्या होता है? ओबेसिटी बढ़ती है, ओबेसिटी की वजह से आपको टाइप टू डायबिटिक हो सकता है। ठीक। डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज। ठीक। हो सकती है। अगला क्वेश्चन, द कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन रेदर देन, मतलब उसका डिफ्यूजन होता है आयरन का, रेदर देन हाई प्रोपोर्शन ऑफ इट, मतलब आयरन के प्रोपोर्शन के आयरन वहाँ पे ज़्यादा है इसलिए नहीं रेड होती है, बिकॉज ये डिफ्यूज ज़्यादा होता है, वहाँ पे फैलता ज़्यादा है, इस वजह से हो रही है। तो बात सही दी है यार, जनरली पुअर इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। देखो मैंने आपसे बताया था पहले वीडियो में, जो पहला पार्ट इसका आया था कि कोई भी सॉइल होगी उसमें आपको नाइट्रोजन फॉस्फोरस प्लस ह्यूमस कभी मिलते हैं। ठीक। तो दोनों सही है, अगर आपको याद हो पॉइंट तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, एक्सप्लेन भी कर रहा है ये दोनों को। ठीक। एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन वाला मिस्टेक हो जाता है। हाँ, रूबी लेजर प्रोड्यूसेस पल्सेस ऑफ ब्लू लाइट, नहीं, रूबी लेजर प्रोड्यूसेस पल्सेस ऑफ रेड लाइट, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी करने की जरूरत नहीं। ठीक। क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की तरीके इसको लेते हैं। हाँ, बस इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लेते हैं, सॉलिड स्टेट में ये एक टाइप का सॉलिड स्टेट लेजर है, सॉलिड स्टेट लेजर है, काम क्या करता है? प्रोड्यूस करता है विजिबल रेड लाइट। ठीक। विजिबल रेड लाइट। ठीक। रेड लाइट, बस इतना इसके बारे में जान लो। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल, संगाई फेस्टिवल, फ्लेमिंगो फेस्टिवल एंड हेमिस फेस्टिवल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो आपका है वो कहाँ पे होता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है आपका, ये नागा ट्राइब्स मनाते हैं, नागालैंड में है। ठीक। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे हॉर्नबिल आते हैं ना, यहाँ पे रिवर करते हैं ये हॉर्नबिल, तो उस टाइम पे इसको मनाया जाता है। संगाई, संगाई फेस्टिवल क्या है? तो संगाई कहाँ पे मनाया जाता है? नवंबर दिसंबर के महीने में मनाया जाता है इसको। कहाँ पे मनाया जाता है इसको? मणिपुर में। ठीक। संगाई मणिपुर में। संगाई एक एनिमल है वहाँ का। ठीक। और वहाँ का स्टेट एनिमल भी है, ये स्टेट एनिमल भी है। ठीक। संगाई, तो संगाई पर्व इसलिए वहाँ पे मनाया जाता है। फ्लामिंगो फेस्टिवल आपका कहाँ पे मनाया जाएगा? फ्लामिंगो, ये देखो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो मनाया जाता है। ठीक। आंध्र प्रदेश में। क्यों? क्योंकि ये माइग्रेट होकर जब फ्लेमिंगोस यहाँ पे आते हैं, कौन से लेक है आपकी? चिल्का, पुलिकट, कुलेरू, कुलेरू लेक के आसपास आते हैं जब ये, या पुलिकट लेक के पास आ जाते हैं। ठीक। तब यहाँ पे ये फ्लेमिंगो साइबेरियन होते हैं, वहाँ से माइग्रेट करके ठंडी के टाइम में इधर आ जाते हैं। ठीक। इंडिया की तरफ, तो यहाँ पे इसलिए इसको मनाया जाता है। ठीक। पुलिकट लेक में, हाँ माइग्रेटरी होते हैं पुलिकट लेक में, तो इसको हम कहाँ पे मनाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश। और हेमिस आपको पता ही होगा लद्दाख में है। बेसिकली ये लद्दाख का नेशनल बर्ड, स्टेट बर्ड नहीं है, लेकिन हेमिस फेस्टिवल हेमिस पक्षी के नाम पे वहाँ पे मनाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल सिटी ऑफ एनी कंट्री ऑफ यूरोप? रॉटरडम, रीगा, लातविया। रॉटरडम नीदरलैंड, मैंने आपको बताया था उस दिन के वीडियो में। जैब्रेज, क्रोशिया। ज्यूरिक, ज्यूरिक क्या है? ज्यूरिक जो है आपका स्विट्जरलैंड की एक सिटी है, स्विट्जरलैंड की एक सिटी है। ठीक। अगला क्वेश्चन, जूमिंग साउथ ईस्ट एशिया नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। मिल्पा मैक्सिको, लदांग इंडोनेशिया मलेशिया। ठीक। इंडो एंड मलेशिया, ना कि श्रीलंका। अब आंसर खुद आप थोड़ा थोड़ा देख लो, जितना बता रहा हूँ थोड़ी सी स्पीड इसीलिए बना है, वैसे ऑलरेडी 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो ये हो चुका है,
तो थोड़ा ही टाइम बचा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ऑपरेशन अजय। उस टाइम पे जब इजराइल और उसका फिलीपीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो हमारे मतलब जयशंकर साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया था कि इंडियन को वहाँ से वॉर हिट रीजन से वापस लाया जाए। ठीक, अब आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि कौन अनाउंस करता है ये भी पूछ लिया, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 132 अपलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सही है। 143 जिसमें प्राइम प्रेसिडेंट एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, सही बात है। 136 स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं, लेकिन वो स्पेशल लीव में कुछ केसेस को सुनता है, तो उसमें किसी केस को ले सकता है। आर्टिकल 124 नहीं होता, 129 होता कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का। ठीक, फिर पिछवई पेंटिंग कहाँ का है, तो पिछवई पेंटिंग श्रीनाथ जी कृष्ण जी के लिए, श्रीनाथ जी की भगवान कृष्ण की पेंटिंग बनती है, ये राजस्थान की पेंटिंग है। ठीक, कहाँ की पेंटिंग है ये आपकी राजस्थान की पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइमन कमीशन के रेफरेंस में पहला कह रहा है इट मेड टू विजिट। बिल्कुल सही बात है, ये 2 बार साइमन कमीशन इंडिया आया था। पहली विजिट इसकी हुई थी 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक। और जो इसकी पहली विजिट, ये दूसरी विजिट थी इसकी। ठीक, पहली विजिट जो हुई थी 2 फरवरी से 9 मार्च 1928 तक हुई थी। ठीक, इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक, हाँ, मेवाड़, और ये जो है आपकी पिछवाई पेंटिंग है मेवाड़ स्कूल की है। ठीक, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही इस वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना। इस क्वेश्चन का क्या है, देखो सिंपल सा, जल्दी से बता देता हूँ। एक, ऊपर प्राइम नंबर्स चल रहे हैं, बेसिकली प्राइम नंबर्स नहीं, ठीक, ऑड नंबर्स आप इनको ले सकते हो। और नीचे जो है 2 उसका स्क्वायर चल रहा है, इससे 2 उसका 2 का स्क्वायर 4, और फिर 2 का क्यूब, और 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो कितना होगा, या ऐसे रख सकते हो आप, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो यहाँ पे क्या आएगा 7, और यहाँ पे 32। अब यहाँ पे 5 तो दिया था ना, सॉरी ऑप्शन यही है। अच्छा, वन प्राइम नंबर ही चल रहे हैं। ठीक, 1 3 5। अब आपका क्या होगा यहाँ पे, 8 हो गया ना, 16, हाँ 7/16 प्राइम नंबर से नहीं चल रहे हैं, ऑड नंबर से चल रहे हैं। 9/32। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, हाँ कह रहा है जो द फॉलोइंग पेयर्स इंस्टीट्यूट प्लेस इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक, तो कह रहा है इंडियन ग्रास लैंड जो है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी, सही है। दूसरा कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम, ये आपका मेरठ में, वाराणसी में नहीं है। ठीक, मेरठ में है। ठीक, फिर कह रहा है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गुड्स मखदुम में है। ठीक, अब देखो ये सब चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, और उतना ही रटो जितना मैं पेपर करवाऊँ, वो पेपर वाला ही रटना है आपको, बुक लेके नहीं बैठना है। फिर कह रहा है लॉर्ड कर्जन के लिए एक ऑप्शन दिया उसने, कह रहा है स्टेबलाइजिंग द इंग्लिश एम्पायर ऑन ग्रेनाइट रॉक, सही है। दूसरा कह रहा है अनाउंसमेंट ऑफ कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट आपका 1899 में आया था, और ये 1904 तक या 1905 तक, यहाँ नहीं 1906 तक शायद यहाँ पे रहा था कर्जन। ठीक, तो एक दिन मैं आपको ये भी पढ़ाऊँगा कि जो बेसिकली कांग्रेस की मीटिंग्स हुई थी, इम्पोर्टेंट पढ़ाऊँगा। और ये जो आपके वायसराय गवर्नर जनरल बने थे, इनके बारे में 2-2 3-3 पॉइंट हर किसी के बारे में पढ़ाऊँगा, ये नहीं कि बहुत डिटेल चला जाऊँ। 1 डेढ़ घंटे का वीडियो बनेगा। ठीक, तो मुझे लगता है पेपर करवा दिया मैंने। तो आज हाँ 1 घंटे कुछ 15-15 मिनट का ही वीडियो बना। ठीक, पहला वीडियो भी 1 घंटे 15 मिनट के आसपास का था। मैंने आपसे ढाई घंटे माँगे थे, मुझे लगता है बड़े आराम से मैं आपको 2 घंटे 15 मिनट में पेपर करवा दूँगा, क्योंकि इस पेपर में थोड़ी-सी डिस्कशन थी पहले 10 मिनट के। अच्छा, एक वीडियो मैं अगला लेके ये आ रहा हूँ, अब एक पेपर हो गया आपका ये, अब कुछ 4-5 दिन बाद इस पे वीडियो मिलेगा आपको आरओ का। 4-5 दिन या 2-3 दिन हो सकता है, जैसे मैं बना दूँगा आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक, क्योंकि इसके बाद मैं सोच रहा हूँ एक आध एथिक्स का ले आता हूँ, और उससे पहले मैं 2025 का जो यूपीएससी का पेपर हुआ है ना, उसकी बस एक छोटी-सी समरी लेके आऊँगा 10 मिनट का, पेपर कैसा था, कैसे क्या चीज़ें आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक, मतलब ये है कि वो जो फर्स्ट इंप्रेशन वाला वीडियो होता है वो तो मैंने डाला नहीं, क्योंकि मुझे सही लगता नहीं है, फिर बच्चे परेशान हैं। फिर आप ये तो मुझे लगता है 1 हफ्ता हो चुका है, अब डाल सकते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन उसमें या सेकंड इंप्रेशन कुछ ऐसा मुझे नहीं देना, क्योंकि अभी से उसको डिटेल एनालिसिस करना उचित है नहीं मेरे हिसाब से। तो बस उसको थोड़ा-थोड़ा देखेंगे कौन-सा पोर्शन अच्छा था, कौन-सा गलत था। एक बार मेरा मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने पढ़ाया था, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैं वो वीडियो डालूँगा। और आप यूपीएससी वाले भी दे सकते हैं, और आरओ, एआरओ और पीसीएस वाले सब लोग देख सकते हैं। क्यों? आपको मैं उसी में बताऊँगा
कि कैसी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, जो पीसीएस वाले कहते हैं नहीं आ रही हैं या यूपीएससी वाले कहते हैं पीसीएस वाले से नहीं आ रही, तो ये चीज़ है, ठीक। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को। जो घटना चक्र की बुक होती है ना, हम लोग नहीं पढ़ते थे, कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपको आ जाए, लेकिन ये क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी में भी ऐसे आते हैं कि वो आपको ईज़िली आपके मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं 120 लाने की क्या ज़रूरत है? तो भैया आपको सिंपल सा बता देता हूँ, 120 या 125, 110, 115 मार्क्स लाने कोई जाता नहीं, कोई कह नहीं सकता कि मैं इतने मार्क्स लाने गया था। वो जो ट्रिक आपको लोग बताते हैं मल्टीपल टाइम्स ऑफ, ये पीवाईक्यू का भी रिवीजन करते हैं और जो बाकी यूपीएससी और पीसीएस के भी होते हैं ना, उनका भी रिवीजन ये लोग करते रहते हैं। उसके बाद ही पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक। तब ऐसे मार्क्स आते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, चैनल का नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उसको जाके ज्वाइन कर लिया। आपको आज आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। चाहें तो आप पीडीएफ को पहले डाउनलोड करके फिर उसके बाद पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे-जैसे मैंने बताया उसको चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं, बाद में रिवाइज़ कर लें। बहुत सारे पेपर इसलिए नहीं करवाता हूँ मैं, क्योंकि पेपर को रिवाइज़ करना भी टफ़ होता है। तो मेरा वीडियो देखें, उसके बाद तुरंत पेपर को रिवाइज़ करें। फिर उसके बाद 7 दिन 8 दिन बाद फिर एक बार उसको जल्दी-जल्दी पलट के देख लें। फिर क्वेश्चन्स रिपीट होते हैं। पेपर में क्वेश्चन्स रिपीट इटसेल्फ इन द अपकमिंग पेपर्स, ठीक। ये नहीं है कि रिपीट ही करेगा, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे अभी देख लो यार, यूपीएससी खुद क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। 2023 में उन्होंने क्वेश्चन को रिपीट किया। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट बार-बार वो रिपीट ही करते जा रहे हैं। इस बार देखो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में आइसोथर्म लाइन थी, उसको 2024 में भी पूछा था, 25 में भी पूछ लिया। तो इसलिए कह रहा हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो देखते हैं किस चीज़ का आता है। ठीक, आपका आरओ वाला वीडियो 2-4 दिन में, अगले जो 2021 में हुआ था उसका मिलेगा, ठीक। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।